क्या आप जानते हैं कि वो यूरोप जो दुनिया को एकता और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मॉडल बताता था, आज खुद अंदर से दरकने लगा है। वो यूरोपीय यूनियन जो कभी अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूस के खिलाफ खड़ा था, अब उसी यूनियन के दो देश हंगरी और स्लोवाकिया खुली बगावत पर उतर आए हैं। सवाल उठता है, क्या यूरोपीय संघ अब खुद अपनी नींव खोने लगा है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत जैसे देशों पर कितना गहरा पड़ेगा? चलिए आज की इस सबसे बड़ी यूरोपीय तकरार की पूरी कहानी समझते हैं। सवाल उठता है, क्या यूरोप का यह बिखराव पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल देगा? क्योंकि अगर ईयू हिला तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज भारत, अमेरिका और चीन तक सुनाई देगी। और इस बदलाव की शुरुआत हुई है एक छोटे से देश हंगरी से, जिसने पूरे यूरोप को चुनौती दे दी है। अक्टूबर 2025 ब्रसेल्स, जहां यूरोपीय नेता यूक्रेन को नई सैन्य और आर्थिक मदद देने पर चर्चा कर रहे थे, अचानक माहौल में सन्नाटा छा गया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने बैठक में खड़े होकर कहा, यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड टू गो टू वॉर। ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल ठहर गया। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों के चेहरे उतर गए। ओर्बान ने कहा, यूरोपीय संघ शांति का मंच नहीं रहा, यह अब एक युद्ध मशीन बन चुका है। सोचिए, कोई सदस्य देश खुलकर कह दे कि यूरोप अब शांति नहीं, युद्ध का औजार बन गया है। यह अपने आप में एक राजनीतिक धमाका था। ओर्बान ने इसी मीटिंग में दो बड़े फैसलों को ब्लॉक कर दिया। पहला, 140 अरब यूरो का वो लोन जो यूक्रेन को दिया जाना था, और दूसरा, यूक्रेन की ईयू सदस्यता प्रक्रिया। उन्होंने कहा, हम उस यूरोप का हिस्सा नहीं जो युद्ध को बढ़ावा देता है। यूरोप सकते में था, क्योंकि ये वही नेता हैं जो रूस से अभी भी तेल और गैस खरीदते हैं, जबकि पूरा ईयू उस पर बैन लगा चुका है। लेकिन ओर्बान का जवाब था, हमारे लोगों को गर्म रखने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, न कि राजनीतिक लेक्चर। ये बयान जैसे पूरे यूरोप के लिए बिजली का झटका था। ब्रसेल्स से फौरन जवाब आया, हंगरी ईयू की नीति को ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन ओर्बान ने पलटवार किया, तो फिर यह यूनियन लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। और यहीं से यूरोप के भीतर की असली दरार सामने आने लगी। एक तरफ वो देश जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो जो अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब जरा स्लोवाकिया की तरफ चलते हैं, वो छोटा देश जो अब बड़ा रोल निभा रहा है। जनवरी से फरवरी 2025 में वहां 41 शहरों में 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। लोग चिल्ला रहे थे, स्लोवाकिया रूस नहीं, स्लोवाकिया यूरोप है। विरोध प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के खिलाफ था, जिन पर आरोप था कि वो रूस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिको ने जो जवाब दिया, उसने यूरोप की नींव हिला दी। उन्होंने कहा, अगर यूरोप और नाटो हमें धमकाते रहे तो हम जनमत संग्रह कराएंगे। जनता तय करेगी कि हमें यूरोपीय यूनियन और नाटो में रहना भी है या नहीं। सोचिए, ईयू का कोई सदस्य देश अगर एग्जिट रेफरेंडम की बात करे तो ये वही रास्ता है जिस पर ब्रिटेन चला था, ब्रेक्जिट का रास्ता। फिको ने साफ कहा, हमारी ऊर्जा नीति हमारे लोग तय करेंगे, न कि ब्रसेल्स। ये सुनते ही वॉशिंगटन और ब्रसेल्स दोनों में खलबली मच गई, क्योंकि अगर स्लोवाकिया ऐसा कदम उठाता है तो बुल्गारिया, सर्बिया और अन्य पूर्वी यूरोपीय देश भी उसी राह पर चल सकते हैं। अब यूरोप दो हिस्सों में बंट चुका है। पश्चिमी यूरोप जो अमेरिका के साथ खड़ा है और रूस का विरोध करता है, और पूर्वी यूरोप जो ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और अपने घरेलू हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ये केवल राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि यूरोप की आत्मा में दरार है। रूस अब बिना एक भी गोली चलाए यूरोप को भीतर से तोड़ रहा है। ये उसका एनर्जी डिप्लोमेसी है, जहां वो गैस और तेल के जरिए कई देशों को अपने करीब रखता है। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश रूस से ऊर्जा लेते हैं और बदले में यूरोपीय यूनियन की नीतियों को चुनौती देते हैं। परिणाम यह है कि यूरोप की एकता अब केवल कागजों तक सीमित रह गई है। अब सवाल उठता है, क्या यूरोपीय यूनियन सच में एक लोकतांत्रिक संगठन है, या फिर वो धीरे धीरे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का पपेट बन चुका है? बाहर से सब कुछ यूनिटी और फ्रीडम की बात लगती है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और है।
जब किसी देश की अपनी सोच, अपनी आवाज, अपनी नीति अमेरिका या ब्रसेल्स के इशारे पर बदल दी जाती है, तो क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा? और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यूरोप का भविष्य किस दिशा में जाएगा? ये सवाल आज हर देश पूछ रहा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन बिखरता है तो नाटो की ताकत भी कमजोर होगी, और अगर नाटो कमजोर हुआ तो अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व भी डगमगाएगा। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रसेल्स दोनों अब हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों पर खुलकर दबाव डाल रहे हैं। फंड रोकने की धमकी, ईयू ग्रांट्स को सस्पेंड करने की बात, और यहां तक कि सैन्य सहयोग पर चेतावनी देना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इन धमकियों से हालात सुधरेंगे या ये आग और ज्यादा भड़क जाएगी? इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को दबाया जाता है तो वो झुकता नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूती से खड़ा होता है। ऑरबान और फीको जैसे नेता अब सिर्फ यूरोप के नियमों को नहीं मान रहे, बल्कि खुलकर कह रहे हैं कि हम अपने हितों के लिए खड़े हैं। अब जरा भारत की तरफ नजर डालिए। भारत और यूरोप के बीच व्यापार 2024 में करीब 137 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। अगर यूरोप की एकता टूटी तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यूरोप में मंदी आएगी, भारतीय निर्यात घटेगा, ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और रक्षा सौदों में देरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ यही संकट भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी बन सकता है, क्योंकि जब पश्चिम की दीवारें हिलती हैं तब पूर्व की सभ्यता आगे बढ़ती है। भारत इस समय एक ब्रिज नेशन बन रहा है, जो रूस से भी संवाद रखता है और यूरोप से भी भरोसेमंद रिश्ते बनाए रखता है। अगर यूरोप का संतुलन बिगड़ता है तो भारत उस जगह को भर सकता है, एक स्थिर निष्पक्ष शक्ति के रूप में, जो पूर्व और पश्चिम के बीच नई वैश्विक भूमिका निभाए। यूरोप की यह कहानी अब सिर्फ यूरोप की नहीं रही, ये उस सभ्यता के अंत की कहानी बन रही है जो खुद को सबसे स्थिर, सबसे सुसंस्कृत मानती थी। आज यूरोपीय यूनियन की नीतियां ब्रसेल्स में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में तय होती हैं, और यही उसके पतन की शुरुआत है। अगर हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश आगे बढ़ते रहे तो ईस्टर्न एग्जिट की लहर शुरू हो सकती है। जैसे कभी ब्रेग्जिट हुआ था, वैसे ही अब पूरा ईस्ट यूरोप अलग राह पकड़ सकता है। और तब शायद 1991 की तरह इतिहास खुद को दोहराएगा। जब सोवियत यूनियन टूटा था तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी ताकत रातों रात बदल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार मंच यूरोप का होगा और दर्शक पूरी दुनिया। अब सोचिए, जब पश्चिम खुद अंदर से बिखर रहा हो तब पूर्व का उदय कोई विकल्प नहीं बल्कि नियति है। क्या आने वाला दशक यूरोपियन सेंचुरी नहीं बल्कि इंडियन सेंचुरी बनने जा रहा है? क्या भारत उस नए वैश्विक क्रम का केंद्र बनने जा रहा है जहां शक्ति, नीति और अर्थव्यवस्था का संतुलन पूर्व की ओर झुक रहा है? इतिहास के हर मोड़ पर कुछ देश डूबते हैं और कुछ देश उठते हैं। आज वो समय आ गया है जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, क्योंकि जब पश्चिम डगमगाता है तब भारत स्थिर खड़ा होता है। यूरोप की कमजोरी अब एशिया के उदय का संकेत है, और इस बार एशिया का चेहरा सिर्फ चीन नहीं होगा, भारत भी बराबर की ताकत के साथ खड़ा होगा। भारत के पास जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, स्थिर सरकार और वैश्विक भरोसा सब कुछ है जो किसी नई सुपर पावर को चाहिए। भारत का समय अब आ गया है। तो अब सवाल यह नहीं कि यूरोप टूटेगा या नहीं, सवाल यह है कब टूटेगा, और जब टूटेगा तो क्या दुनिया का नया केंद्र दिल्ली नहीं बनेगा? क्या हम इस मौके को पहचानकर अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे? क्या आने वाला दशक यूरोपियन सेंचुरी नहीं बल्कि इंडियन सेंचुरी बनने जा रहा है? सोचिए, जब पश्चिम खुद में उलझा है तब भारत के पास मौका है उठने का, नेतृत्व करने का और दुनिया को नई दिशा देने का। इतिहास का पहिया फिर घूमने वाला है, और इस बार वो भारत की दिशा में घूम रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।